हो चुका है पूरा रिवीजन? हाँ, क्या भी बाकी है? तो चलो टेस्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पीवाईक्यूज, जिसमें हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, टर्म एग्जामिनेशंस में या फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग डील करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी उस टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएगा उसको भी हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसमें पूछ रहा है कि बताइए मास रेशियो क्या होगा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का। तो इसका आंसर झट से आप लोग बता देंगे 1:8। कैसे? अब इसका बारे में हम लोग इसका जरा इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हम लोग एनर्जी का यूज करके इसको हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो फॉर्म होता है H2 प्लस O2 के फॉर्म में। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या ध्यान देने वाले बातें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि हाइड्रोजन कहाँ फॉर्म होता है और ऑक्सीजन कहाँ फॉर्म होता है। तो हाइड्रोजन बनाता है H+ आयन, और प्लस आयन जाता है हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, यानी कि ये जाएगा हमारे कैथोड के पास फॉर्म होगा, और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन बनाता है और ये जाएगा हमारे एनोड के पास। क्लियर है? एनोड के पास। अब इस तरह से अब ये क्यों जाता है ये तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन में समझाता हूँ, अभी इससे काम चल जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कि यहाँ मास रेशियो पूछा तो 1:8 बता दिए, यदि वॉल्यूम रेशियो पूछे तो क्या होगा। तो वॉल्यूम रेशियो हमारा होता है 2:1। ध्यान से देखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल में हमारा हाइड्रोजन का 2 पार्ट है और ऑक्सीजन का 1 पार्ट। तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन जब भी पूछे वॉल्यूम रेशियो इन वाटर तो बोलेंगे 2:1। नेक्स्ट और क्या इसमें पूछता है कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान लिटिल अमाउंट में एसिड क्यों मिलाते हैं वाटर में। तो इसका रीजन ये है कि जो प्योर वाटर में हम लोग जानते हैं कि कोई आयन प्रेजेंट नहीं होता है। अब आयन प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगा पूरे सोल्यूशन में, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक कैसे होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्योर वाटर होता है उसमें हम लोग लिटिल अमाउंट में एसिड मिलाते हैं कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाए और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये सब बातें ध्यान देने योग्य हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि देखिए 3 रिएक्शन दिए गए हैं। पहला है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं NaOH के साथ। ये हमारा एसिड है, मालूम होगा आपको, और ये हमारा बेस है। ठीक है, और नेक्स्ट है MgO को रिएक्ट करा रहे हैं HCl के साथ। MgO मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर, मालूम होगा, और ये तो एसिड है ही। नेक्स्ट है CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है एसिडिक नेचर का। आप लोग पढ़े होंगे कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, प्लस NaOH ये है बेस। तो तीनों में कॉमन चीज क्या फॉर्म होने वाला है, तो ध्यान से देखिए, एसिड प्लस बेस, बेस प्लस एसिड, एसिड प्लस बेस। तो बताइए कैसा रिएक्शन है? हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन वाला रिएक्शन है, यानी सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब कोई बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता था यहाँ पे कि तीनों में क्या न्यूट्रल सॉल्ट्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो नहीं हो रहे हैं। क्यों? ध्यान से देखना, न्यूट्रल सॉल्ट कब फॉर्म होता है? जब सेम स्ट्रेंथ के बेस हो और सेम स्ट्रेंथ के ही हमारे एसिड हो, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है? तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो यहाँ पे तो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बनेगा NaCl। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे MgO। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो बेस होता है ये Na से थोड़ा सा वीक होता है, और यहाँ पे एसिड तो वही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनेगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट कब फॉर्म होता है, एसिडिक सॉल्ट कब फॉर्म होता है और बेसिक सॉल्ट कब फॉर्म होता है बता देता हूँ। ध्यान से देखिए, जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो, तब हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, यदि जो चीज स्ट्रॉन्ग होगा वो अपना नेचर शो करेगा। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यदि आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा, कमेंट करिएगा। देखिए ध्यान से, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड हो लेकिन बेस वीक हो, बेस क्या हो? वीक हो, तो हमारा जो फॉर्म होगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्या? एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, बस याद रखना, जो मजबूत होता है वो अपना नेचर शो करता है। यदि स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो तो हमारा जो बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अक्यूर, मतलब दिए गए क्वेश्चंस में से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो याद रखिए, केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब कोई नया सबस्टांस फॉर्म होता है। ठीक है, पढ़े होंगे सबसे बेसिक डिफिनेशन। तो देखिए, मिल्क को यदि रख दें गर्मी के दिनों में खुले में तो क्या बन जाएगा? वो दही बन जाता है। तो ये तो हमारा केमिकल रिएक्शन है, यानी कि ऑप्शन ये नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो ये तो है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ग्रेप्स फर्मेंटेड, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन है। आगे बात करते हैं, आयरन एल को छोड़ देते हैं
ह्यूमिड एटमोस्फेयर में तो वो रस्ट का फॉर्मेशन कर देता है, क्या बनाता है, रस्ट का। तो ये भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब बात करते हैं आगे, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। हाँ, ये हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इसमें फॉर्म क्या होता है हमारा रस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है। इसको बोलते हैं रस्ट, ये है रस्ट का फॉर्मूला, याद रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड डॉट XH2O। ऐसे को बोलते थे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा है सही करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे, बर्न कराएंगे, तो फॉर्म क्या होगा, CO2 प्लस H2O, और रिलीज करेगा एनर्जी, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये याद रखिएगा। अब इसको बैलेंस किया जाए तो ध्यान दो, सबसे पहले देखें कार्बन, इधर एक कार्बन सर, इधर भी एक कार्बन, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन पे, सर इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2, ये तो नाइंसाफी हो गया। तो चलो बैलेंस करते हैं, इधर हम लोग 2 लगा देंगे। कोई बोलेगा सर यहीं लगा दीजिए, 4 लिख दीजिए इसको मिटा के, ऐसा नहीं होता। आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी लिखते हैं मॉलिक्यूल के, हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल के सामने लिखते हैं। तो चलो इधर हो गया, अब 4 हाइड्रोजन तो हो गया। अब देखते हैं सब बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2, 4 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ 2 है। तो सर इधर लगा देते हैं, हो गया 4 ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमारा बैलेंस होगा। ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, डी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे भी बैलेंस करना है, तो कर लिया जाए जल्दी से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या, एल्युमिनियम को रिएक्ट करा रहे हैं, एल्युमिनियम रिएक्ट हो रहा है किससे, वाटर के साथ। तो फॉर्म कर रहा है क्या, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस, या सिंपल एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मेटल को, एल्युमिनियम को, इधर 2, इधर 1 ही है, गलत बात, इधर 2 हो गया, दोनों तरफ बराबर। हाइड्रोजन देखते हैं, इधर 2 है, इधर 2 है, हाइड्रोजन भी ठीक चल रहा है। लेकिन ऑक्सीजन पे जैसे ही हम लोग आए, तो देखें कि ऑक्सीजन है यहाँ पे 3, यहाँ पे है 1। तो लीजिए सर 3 ऑक्सीजन कर देते हैं, तो 3 ऑक्सीजन तो हुआ, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, आपका हाइड्रोजन बन गया 6। तो यहाँ लीजिए सर, हाइड्रोजन हो गया 6, हाइड्रोजन हो गया 6, बिल्कुल सही, ठीक है। बढ़ाओ नेक्स्ट, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2 बिल्कुल सही। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन है 3, इधर भी ऑक्सीजन 3, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमारा देखा जाए आंसर क्या होगा, पी की जगह 2, क्यू की जगह 3, आर की जगह कुछ चेंज नहीं यानी 1, और एस की जगह 3, यानी 2 3 1 3, 2 3 1 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि मेन ऑब्जर्वेशंस वाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, मतलब कि आप जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ऑब्जर्व क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस पूछ रहा है। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाएंगे, तो बनाएगा MgO, व्हाइट कलर का सबस्टांस पाउडर बनाएगा। ठीक है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और इसको जब जलता है ये, तो लाइट प्रोड्यूस करता है, व्हाइट डेजलिंग लाइट बोलते हैं उसको, चमकीला एकदम। उसको जब भी लैब में वो कराया जाता है, तो आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए चश्मा पहन लिया जाता है। ठीक है, तो ये था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड होता किस नेचर का है, बेसिक नेचर का। और बेसिक नेचर किस लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, पढ़े होंगे आप लोग कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं बोल क्या रहा है। तो क्या फॉर्म होगा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, बिल्कुल सही, हाँ होगा। तो 1 1 इसमें नहीं है, 1 गलत, इसमें नहीं है 1 गलत, यानी इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 और 4 में देखते हैं। तो 2 बोल्ड व्हाइट पाउडर फॉर्म, हाँ बिल्कुल होता है भाई, लीजिए मिल गया आंसर। यहाँ पे बोल रहा है कि सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, गलत गलत गलत, ये रेड लिटमस को ब्लू में करेगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है MgO, कोई दिक्कत है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको हम लोग सैंड पेपर से रगड़ते क्यों हैं, रब क्यों करते हैं। ठीक है, रब क्यों करते हैं, आंसर होगा कि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, इस वजह से वो खुले एटमॉस्फेयर में रहने के कारण उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर कोटिंग चढ़ जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जिस वजह से हम लोग उसको बर्न करने से पहले उस कोटिंग को रिमूव करने के लिए सैंड पेपर से उसको रगड़ते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है यहाँ पे बैलेंस, बैलेंस देखिए बैलेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी कि लीड नाइट्रेट को क्या कर रहे हैं, कमेंट में जल्दी बताइए, कि बन रहा है लीड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और यहाँ पे NO2 निकल रहा है, ये कैसे हम लोग पहचानेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पहचानने का क्या तरीका है, ऐसे ही आप लोग पढ़े होंगे सल्फर का। ठीक है,
चलो अभी ये कमेंट में करना है आपको, ठीक है, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। PbNO3 को अब बैलेंस करना है, तो ध्यान दो, यहाँ पे है Pb1, यहाँ पे 1, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रोजन 2, तो सर यहाँ भी कर देते हैं 2, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, यहाँ भी कर देते हैं 2, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ऑक्सीजन देखिए, यहाँ हो गया 2 2 4 2 6 7, इधर है 6, अब 7 तो बना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब लीड 2 हो गया, तो लीजिए 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, लो यहाँ तो 2 ही है, 4 करते हैं नाइट्रोजन को, तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन 4। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 2 गुने 3 6, 6 दूनी 12, यहाँ देखते हैं 2 4 दूनी 8, 8 2 10 और 10 और 2 12, इस तरह से हमारा हो गया बैलेंस्ड। तो क्या हो जाएगा, ए की जगह 2, बी की जगह 2, यानी कि 2, 2, सी की जगह 4, डी की जगह कुछ नहीं यानी 1, 2 2 4 1, 2 2 4 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ये जो दिया गया है एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहने का मतलब एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट का यूज करते हैं, हीट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि AgCl ब्रेक हो रहा है, Ag प्लस Cl2 फॉर्म कर रहा है। किसके प्रेजेंस में ब्रेक होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में, पढ़े होंगे। और इसका यूज कहाँ होता है ये बताइएगा, तो इसका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, मालूम होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि CaCO3 ब्रेक होकर बना रहा है, इस हीट जब देते हैं तो ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। इसको पानी में डालेंगे तो बनाएगा स्लिक्ड लाइम, CaOH2, ये होता है स्लिक्ड लाइम, कोई दिक्कत। अब इस पे CO2 पास कराएंगे तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट। तो इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग इस तरह से देखें कितने अच्छे से डील कर लें पूरा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, तो बनाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हीट तो पास करते नहीं है, थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो ये हमारा गलत है। अच्छा सेम वैसे यहाँ पे सनलाइट पास कराते हैं, यहाँ सनलाइट, ये फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल था, ये भी हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, तो एक ये होगा। अब इसको देखते हैं KClO3, ठीक है, हाँ यहाँ पे हीट देते हैं तब जाके KCl बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 हमारा जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली इंडोथर्मिक, बिल्कुल सही है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो इंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन का मतलब ही है ब्रेक डाउन, यानी कि कोई एक कंपाउंड होगा वो ब्रेक डाउन होके 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंस को फॉर्म करेगा। अब कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए उसके बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, और बॉन्ड के लिए हमें किसी न किसी प्रकार का एनर्जी उसको देना पड़ेगा, तभी जाकर बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको हम लोग जो कंपोस्ट बनाते हैं वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का या एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। सही है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो कंपोस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, एरोबिक रिस्पायरेशन करके इसको ब्रेक डाउन करता है, और एरोबिक रिस्पायरेशन जब भी होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ये सही अपने जगह एंडोथर्मिक, ये सही अपने जगह, यानी ए एंड आर आर ट्रू बट नॉट एक्सप्लेन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि सिल्वर क्लोराइड बदल जाता है ग्रे में सनलाइट के प्रेजेंस में। देखते हैं सिल्वर क्लोराइड, अभी अभी मैंने ये ऊपर समझाया था, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, बनाएगा Ag प्लस Cl2, और ये इसी का कलर सिल्वर का होता है ग्रे, क्लियर है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, कहाँ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, क्लियर है। तो ये तो बात सही बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, इट डिकम्पोजेड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन सनलाइट, बिल्कुल सही है, इसी वजह से ये होता है। ये जो सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट हुआ ग्रे में, इसका रीजन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने का रीजन के कारण ही ये ऐसा होता है, यानी कि ये दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। बोल रहा है क्या कि ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर accompanied बाय विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, नहीं ये तो गलत है। बोल रहा है कि सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट और लाइट ही रिलीज होता है, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग का रिस्पायरेशन रिएक्शन भी क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पे हीट तो निकलता है लेकिन लाइट कहाँ निकलता है, पेट में लाइट निकल रहा है क्या। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिसमें हीट और लाइट के अलावा भी और एनर्जी रिलीज होता है, और सारे में हो, ये गलत बात है, तो ये हमारा गलत है। और जब ऐसा मिल जाए जहाँ पे ए फॉल्स हो तो हमारा आंसर अपने आप निकल जाता है असर्शन रीजन में डी,
ऐसे चेक कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक। हाँ, सही बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक हो भी सकते हैं और नहीं भी। कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल समझते हैं। नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्सोथर्मिक है। लेकिन नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म NO2, ये हमारा इंडोथर्मिक है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी 2025 में जितने भी हमारे PYQs थे वो टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो या बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड फाइनल, वो सारे हम लोगों ने अभी देखा। इसी तरह से हमारा 2024, 2023 कम से कम आपको पीछे के 5 सालों तक का कर लेना चाहिए। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज हम लोग 25 तक ही रखते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, कमेंट अच्छा रहा, तो हम लोग आगे का भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, बाय बाय।